देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 13 सितंबर 2022। आज हम सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिटेल से देखेंगे, वो है डेट स्वैप प्रपोजल। ठीक है। अच्छा, डेट जैसे आपको पता है कर्जा हो गया, प्रपोजल एक तजवीज़ आई है। और स्वैप क्या होता है? स्वैप हमारे पास होता है कि जब आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या एक्सचेंज करते हो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ से बदलते हो। अच्छा, अब ये डेट को बदलने का प्रपोजल आया है कि भाई ये आपने कर्जा वापस करना है, उसका क्या है, उसको किसी और तरीके से आप अदा करो। और ये किसकी जानिब से तजवीज़ आई है? ये तजवीज़ आई है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसकी क्या तजवीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान आया हुआ था जो टीवी सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं उसका मुआयना करने, तो उस हवाले से हम ये एडिटोरियल देख लेते हैं। Checking the UN Secretary General Antonio Guterres has made an impassioned appeal for substantial debt relief for developing nations. उन्होंने कहा यूएन सेक्रेटरी जनरल, जो इनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या किया? हैज़ मेड एन इम्पैशन्ड अपील। उन्होंने एक इम्पैशन्ड अपील किया है। ठीक है। इम्पैशन का क्या मतलब होता है कि जब आप जो इसने अपील किया वो क्या है, बड़ी दिल से की है, इमोशंस के साथ की है। ठीक है। एक तो होता है ना आप वैसे ही वक्ती तौर पे बोल देते हो, एक बराए नाम जिसे हम रेट्रिक जिसे बोलते हैं, उस तरह नहीं, एक बड़े दिल से एक आप कह लें उसको बड़े जोश से उसने अपील की है। किस चीज़ के लिए? फॉर सब्सटेंशियल डेट रिलीफ, कि आप बहुत ज़्यादा ये है ना वो डेट रिलीफ दो। किस चीज़ को? फॉर डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी at the end of his solidarity visit to Pakistan, he pledged to strongly advocate debt swaps with the IMF and World Bank, as well as at the G20 meeting, to enable poor and middle-income countries, including Pakistan, to use that money to invest in climate resilience, sustainable infrastructure, and green transition of their economies instead of paying back loans to their creditors. ठीक है। पूरे क्रक्स जो है पूरे एडिटोरियल का वो इन 6-7 लाइनों में है, इसको डिटेल से देख लेते हैं। उन्होंने अपने जो सॉलिडारिटी विजिट था ना, ये यकजहती के लिए उसने विजिट किया था, दौरा किया था, उसके इख्तिताम पे पाकिस्तान यूएस ने दौरा किया था, उसके इख्तिताम पे क्या हुआ? ही प्लेज, उसने वादा किया टू स्ट्रांगली एडवोकेट। एडवोकेट होता है किसी आइडिया को सपोर्ट करना। ठीक है। तो उसने कहा कि जी इस चीज़ का वादा किया कि मैं सपोर्ट करूंगा किस चीज़ को? डेट स्वैप्स को। डेट, अब जैसे हमने ऊपर उसका टाइटल में भी देखा था, स्वैप क्या होता है कि उसको एक्सचेंज करना। ठीक है। अब डेट जैसे हमको पता है कि जी पाकिस्तान ने आईएमएफ को कर्जा तो देना है, वर्ल्ड बैंक को भी कर्जा हमने वापस करना होता है, लेकिन उसने कहा कि जी मैं इस आइडिया को सपोर्ट करूंगा कि डेट स्वैप्स हो, एक्सचेंज हो आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, साथ ही साथ G20 मीटिंग के में भी इस आइडिया को एडवोकेट करूंगा। और इससे होगा क्या? टू इनेबल पुअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, कि वो उस वजह से जो गरीब और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकेंगे इन्वेस्ट करने के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस में, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में और ग्रीन ट्रांजिशन में अपनी मैशत के हवाले से, इंस्टेड ऑफ पेइंग बैक लोन्स टू द क्रेडिटर्स, बजाय इसके कि वो लोन को पे बैक करें क्रेडिटर्स को। ठीक है। तो अब ये डेट स्वैप आपको समझ आ गई होगी कि उसने कहा कि जी मैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, G20 मीटिंग में हर जगह ये बात एडवोकेट करूंगा, ये आइडिया सपोर्ट करूंगा डेट स्वैप के हवाले से कि ठीक है ये कर्जा तो लिया हुआ है हमने, पैसे तो वापस करने हैं। ठीक है। लेकिन उसने कहा जी मैं कहूँगा कि ये जितने सारे पैसे हैं ना, पाकिस्तान इन इन चीज़ों में लगा ले। क्लाइमेट रेजिलियंस, अभी इसको डिटेल में देखते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस हमारे पास होता है आपकी एबिलिटी कि आप एंटिसिपेट करो, प्रिपेयर करो अपने आप को और रिस्पॉन्ड करो जो हज़ार्डस इवेंट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, डिस्टर्बेंस हैं, किससे मुतल्लिक? रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड। और फिर आप क्या करते हो? इम्प्रूविंग क्लाइमेट रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? इसमें शामिल होता है कि आप असेस कर सकोगे क्लाइमेट चेंज किस तरह जो है ना क्या है, नए क्या लेके आएगा, नए रिस्क लेके आएगा, और किस तरीके से जो है ना इन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क में इजाफा होगा, और किस तरह स्टेप्स लेंगे कि आपने इन रिस्क से निपटना है, कोप करना है। ठीक है। तो अब ये होगा कि कर्जे तो हमने देने ही है, लेकिन उन्होंने कहा वो जो कर्जे हैं पाकिस्तान इन चीज़ों में लगा दे क्लाइमेट रेजिलियंस को, कि आप वो सारे देखे, क्योंकि जितने ज़्यादा हमें नुकसान होता है, चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे पास कोई ज़रिया ही नहीं होता कि हमने किस तरीके से जो है ना इसको कोप करना है, और हमें मतलब आइडिया हो जाए ना कि हमने इसके साथ क्या है मुकाबला किस तरह करना है। इसको आप डिटेल से आप देख लीजिएगा कि जी अब मतलब इसमें क्लाइमेट रेजिलियंस पे पाकिस्तान लगाएगा तो फिर एंटिसिपेट कर सकेगा, प्रिपेयर कर सकेगा और रिस्पॉन्ड कर सकेगा हैजर्डस इवेंट्स में। ठीक है। अच्छा, तो एक ये क्लाइमेट रेजिलियंस पे पैसा लग जाएगा, दूसरा हमारे पास सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और तीसरा है ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ देयर इकोनॉमीज, क्योंकि अभी हम सारा कुछ एनसार हमारा किस पे, फॉसिल फ्यूल वगैरह पे हो रहा है। तो आपने अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत जिक्र सुना होगा, तो उन्हें कहा अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ये कर्जा देना है, जैसे कि इनको वापस करें तो हम क्या है इन चीज़ों में लगा दें।
ठीक है, इंस्टेड ऑफ पेइंग बैक लोन्स टू द क्रेडिटर्स, ठीक है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है तजवीज़ ये उन लोगों ने तो कहना है कि जी कर्जा है हमारा, आप कर्जा वापस करें, लेकिन जो एंटोनियो गुटेरेस है उसने कहा है कि जी मैं ये तजवीज़ दूंगा कि ये पैसा जो पाकिस्तान ने इन लोगों को वापस करना है, ये यहाँ यहाँ इन इन शोबों में लगा दें, क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ देयर इकोनॉमीज। अच्छा, terming the flood devastation triggered by unprecedented monsoon rains and melting glaciers as climate carnage, Mr. Guterres repeated that the relief he was talking about was a matter of justice and not of generosity. अच्छा, आप उस ये कहते हुए कि जो तबाही हुई है सैलाब की वजह से और किसकी वजह से हुई है, ये जो ऐसे मानसून बारिशों की वजह से हुई है जिसकी मज़हबी मिसाल नहीं मिलती और मेल्टिंग ग्लेशियर्स की वजह से ये सारी जो तबाही हुई है, ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या कहा है कि ये क्लाइमेट कार्नेज का नाम दिया कि मतलब ये क्लाइमेट की वजह से जितनी तबाही हुई है उस हवाले से उन्होंने कहा, और साथ उन्होंने ये भी रिपीट किया कि ये रिलीफ ये मांग रहा है वो मैटर ऑफ जस्टिस है, और ये क्या है, मतलब ये कोई सखावत में ऐसी वो नहीं है कि आप दे दो, मतलब ये हक है इनका, मैटर ऑफ जस्टिस है, क्योंकि अब आगे भी हम देखेंगे, क्योंकि देखें पाकिस्तान जो है ना वो इतना ज़्यादा इनकी वजह से इतनी ज़्यादा जो है ना ग्लोबल वार्मिंग होती नहीं जितना भी पाकिस्तान को है ना वो सामना करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, जितने भी सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड जो हैं ममालिक, ठीक है, वो ये सब कुछ करते हैं और इसका खमियाजा किसे है, पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है, तो यही वो कह रहे हैं कि जी मैं ये तजवीज़ दूंगा कि ये कर्जे की जगह ये इन चीज़ों पे पैसा लगा दे, और उन्होंने कहा ये एक मैटर ऑफ जस्टिस है, ठीक है, कि करे कोई भरे कोई, तो इसलिए यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि मैटर ऑफ जस्टिस नॉट ऑफ जनरosity. Before his departure for New York, he asserted Pakistan has no resources to compensate for the loss of lives, crops, and livestock. उन्होंने कहा अपने जाने से पहले न्यूयॉर्क उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है कि वो मुदावा कर सके जो नुकसान हुआ है जानों का, फसलों का और माल मवेशी का, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि जी दोज हु हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन मस्ट मैसिवली सपोर्ट द कंट्री। उन्होंने कहा जिन लोगों की वजह से ये सारी सिचुएशन बनी है, जिन ममालिक की वजह से, ठीक है, जिनकी वजह से वो जिस तरह बायस बनते थे ग्लोबल वार्मिंग का और नुकसान इसका पाकिस्तान को हुआ है, तो उन्होंने कहा उन लोगों को ये बहुत बड़े पैमाने पे मैसिवली सपोर्ट करना चाहिए मुल्क को, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे आप सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग में आपकी वजह से सारा हिस्सा हो और सारा जो पाकिस्तान जो है ना उसका सफ़र करे और बाद में है ना वो कंपनसेशन भी ना मिले पाकिस्तान को। अच्छा, अब ये जितना ज़्यादा हमारे एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं उस वजह से बात करें, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान्स टोटल एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज़ हैव ऑलरेडी surged to 39.7% of the GDP or 130.2 billion, and its debt servicing jumped to over 15 billion during the last fiscal year, hampering growth and development as this country is left with little to spend on the social sector and on disaster management. उनका पाकिस्तान को ये एक बैरूनी कर्जा है, लाइबिलिटीज़ हैं, वो क्या है, वो सर्ज कर गई हैं, इंक्रीज़ कर गई हैं, 39.7% से जीडीपी का है, और या हम इसको कह सकते हैं 130.2 बिलियन डॉलर्स, और जो हमें ये जो डेट के पे हम इंटरेस्ट देते हैं वो कितना हो गया है, वो 5-15 बिलियन डॉलर तक चला गया है ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल ईयर, ठीक है। और इसने क्या कर दिया है, हैम्पर कर दिया ग्रोथ, रुकावट डाल दी है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, और क्योंकि अब मुल्क के पास कोई है ना कुछ बचा नहीं है स्पेंड करने के लिए सोशल सेक्टर में और डिजास्टर मैनेजमेंट में। दैट्स नॉट ऑल, उनका सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। दी कंट्री इज वर्चुअली इन अ डेट ट्रैप। उनका मुल्क जो है वो क्या है, डेट ट्रैप है। डेट ट्रैप क्या होता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में आए थे जब बॉर्डर या है ना वो मजबूर हो जाते हैं कि मजीद लोन ले, सिर्फ और सिर्फ जो है पुराने कर्जे उनको चुकाने के लिए, बाकी आप डेवलपमेंट वगैरह तो छोड़े, आपको इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाए कि आप कर्जा चुकाने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ जाए, तो पाकिस्तान जो का क्या है वो डेट ट्रैप में है, एज इट हैज़ टू बोरो मोर मनी एवरी पासिंग ईयर टू पे बैक इट्स डेट एंड सपोर्ट इट्स बजट। और वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं डेट ट्रैप है क्या, कि उसको बोरो करना पड़ते हैं मजीद पैसे हर गुजरते साल के साथ, ताकि वो पे बैक करे अपने डेट को और सपोर्ट कर सके अपने बजट को। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी the IMF has forecast Pakistan's external financing needs to be just below $31 billion for the present fiscal year. उन्होंने कहा IMF ने जो तखमीना लगाया है पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से, उन्होंने कहा कि जी ये है तकरीबन 31 बिलियन डॉलर का प्रेजेंट फिस्कल ईयर में, और उन्होंने कहा ऐसा तखमीना लगाया है कि इंक्रीज होकर हो जाएगा 39.1 बिलियन डॉलर्स कब तक, फिस्कल ईयर 27 तक, 2027। उन्होंने कहा ये इतने बड़े पैमाने पे जो हमें माशी नुकसान देखने को नजर आए हैं, फूड शॉर्टेजेस नजर आए हैं, किसकी वजह से ये फ्लडिंग आई है। इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स टू spike significantly in the near to mid-term, forcing the government to borrow more to pay the swelling impayable and stay liquid in the face of declining foreign currency reserves. तो इनका इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है ना उसको इजाफा उसका करना पड़ेगा बहुत हद तक इन द नियर टू मिड टर्म, और ये मजबूर कर देगा गवर्नमेंट को कि वो मजीद बोरो करे, उधार ले,
ताकि पे कर सके जो बढ़ता हुआ इम्पोर्ट बिल है और स्टे लिक्विड करे। स्टे लिक्विड का क्या मतलब होता है कि जब आप जो हो आप ये कह सकते हो कि जी आप ऐसी एग्जांपल अगर उसको ऐसे देखूं कि जी आप वेल्थ अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ जो क्या है इजीली कन्वर्टेड टू कैश हो, तो आप कह सकते हो कि जी आप स्टे लिक्विड रहो। किस में? इन द फेस होता है जब आप सामना हो, किस चीज़ का सामना हो? डिक्लाइनिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के गिरते हुए कम होते हुए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है, तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट को यह है ना मजीद पैसे लेने पड़ेंगे ताकि जो बढ़ता हुआ इम्पोर्ट बिल है उसको क्या है पे किया जा सके। अच्छा, अब बात ये हो गई है, एंटोनियो गुटेरेस ने भी कह दिया कि भाई ये डेट स्वैप होना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने कर्जे वापस करने, उसी जगह पाकिस्तान ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा ले, क्लाइमेट रेजिलियंस पे लगा ले। तो अब ये बात करें कि क्या ये मल्टी लेटरल लेंडर्स जो हैं ना वो ये बात सुनेंगे कि भाई नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कर्जा किसी ने लो एक हमदर्दी की चीज़ और चीज़ होती है, लेकिन अगर आप कहो कि नहीं जी कर्जा हमें वापस नहीं मिलना, वो अपने इन चीज़ों पर लगा लेंगे। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये मल्टी लेटरल लेंडर्स हैं वो ये बात सुनेंगे कि नहीं। Should the multilateral lenders in the wealthy nations agree to the UN Secretary General's proposal, it would provide a chance to many countries like Pakistan to wriggle out of the debt trap, stand on their feet, and pull their citizens out of abject poverty. उन्होंने कहा अगर ये मल्टीलेटरल लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और ये जो अमीर ममालिक हैं, वेल्दी नेशंस हैं, वो एग्री कर जाते हैं UN सेक्रेटरी जनरल के प्रपोजल पे, ये एक मुहैया करेगा एक चांस कई ममालिक को जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है टू रिगल आउट ऑफ द डेट ट्रैप। रिगल आउट ऑफ किस चीज़ से? आप अवॉइड करना, निकल आना। तो पाकिस्तान इस डेट ट्रैप से निकल आएगा, स्टैंड ऑन देयर फीट। स्टैंड ऑन वन फीट का मतलब होता है कि जब क्या है आप कोई सेल्फ रिलायंट हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, और एंड पुल देयर सिटीजंस आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, और वो निकाल सकेगा अपने शहरियों को एक बहुत ज़्यादा शदीद गुर्बत से। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी दी हैवली the heavily indebted poor countries initiative launched in 1996 by the IMF and World Bank with the aim of ensuring that no poor country faces a debt burden it cannot manage did not for several reasons create the impact it was initially expected to. अच्छा, उन्होंने कहा कि जी एक हैवली यो बहुत ज़्यादा यो कर्जे में डूबे गरीब ममालिक थे, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 1996 में IMF की जानिब से, वर्ल्ड बैंक की जानिब से, और इसका मकसद ये था कि इंश्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि कोई भी यो गरीब मुल्क है वो इतना डेट बर्डन का सामना ना करे, ये क्या है मैनेज ना कर सके। लेकिन उन्होंने कहा ये है ना कई वजूहात की बिना पे है ना वो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका जो जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा ये इम्पैक्ट डालेगा। हाउएवर ताहम इसने कहा जी इसने मदद की बेनिफिशियरी नेशंस की कि वो बूस्ट करें अपनी स्पेंडिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ और दूसरी सोशल सर्विसेज में। ठीक है, अच्छा, indeed debt relief or forgiveness is not a sustainable solution to our liquidity problem। उन्होंने कहा यकीनन ये debt relief है, forgiveness है, ये एक sustainable solution नहीं है हमारी liquidity problem का, लेकिन yet there is a fair chance of positive response to the call for debt swaps by the UN Secretary General would provide countries like Pakistan facing recurring climate-induced disasters on top of extreme financial difficulties some room to increase their spending to fight the effects of natural disasters on their citizens and economies। और अच्छा, उन्होंने कहा अब अगर ये सुन भी लेते हैं मल्टीलेटरल लेंडर्स के, ठीक है ये आप स्वैप कर लो, डेट स्वैप कर लो, तो उन्होंने कहा इसका ज़्यादा चांस ये है कि अगर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला भी कि ये कॉल है एंटोनियो गुटेरेस की डेट स्वैप के हवाले से, UN से सेक्रेटरी जनरल के हवाले से, तो ये मुहैया करेगा ममालिक को जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है जो क्या सामना कर रहे हैं, जो बार बार इनको क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर्स का सामना है, और साथ ही साथ इनको जो है ना एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना है, तो उनको क्या है एक रूम मिल जाएगा, एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी कि वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा सकें। क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमने कर्जा वापस लेना होगा तो हम उस तरह पैसे बढ़ा नहीं सकेंगे, लेकिन यही अगर डेट स्वैप हो जाता है तो हम बढ़ा सकेंगे अपना स्पेंडिंग। किस हवाले से? कि हम फाइट करें, मुकाबला करें ये जो इफेक्ट्स हैं किसके, नेचुरल डिजास्टर्स के, ये अपने शहरियों पे और इकोनॉमीज पे, मीशत पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर डेट स्वैप हो जाता है तो ममालिक जिसमें जो गरीब ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये मदद करेगा मुकाबला करने के नेशनल डिजास्टर्स के जो जिसका सामना है इनके शहरियों को और इनकी मीशत को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अहम एडिटोरियल था जिसमें बताया गया था कि जी ये जो है हमारे पास डेट स्वैप प्रपोजल। अब हम देखते हैं कि जितने भी ये ममालिक हैं, मल्टीलेटरल लेंडर्स हैं, वो एंटोनियो गुटेरेस के जो प्रपोजल है उसको मानते हैं कि नहीं मानते। ठीक है, तो उसको फिर हम देखेंगे और ये डेवलपमेंट होगी वो भी आपसे मैं फिर शेयर करूँगा। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल है उसको हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। एक हमारे पास एशिया कप फाइनल के हवाले से था, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास पोल पोस्टपोनमेंट के हवाले से है। अच्छा, अब ECB ने है ना वो मुलतवी किए हैं बाय इलेक्शंस जस्ट डेज बिफोर फर्स्ट फ्यू सीट्स वर टू बी कंटेस्टेड। ठीक है, तो सिर्फ कुछ दिनों पहले है ना जो जिन सीटों पे है ना मुकाबला किया जाना था, ठीक है, तो उसने है ना ECB ने जो मुलतवी किए हैं इलेक्शंस, तो उस पे तनकीद की गई है इस एडिटोरियल में। किस तरीके से तनकीद की गई है? बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है
उन्होंने क्या हवाला दिया है, उन्होंने कहा कि जी ये अनअवेलेबिलिटी है, ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। कौन? पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और एफसी पर्सनल, क्योंकि उन्होंने कहा ये सारे लोग बिजी हैं फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में। तो इसलिए जो है ईसीपी थी उसने 8 सितंबर को कहा कि भाई हम जो है ना एक पीसफुल इन्वायरमेंट में है ना इलेक्शंस मुनक्किद नहीं करा सकते इन लोगों के बगैर, सारे ये आर्मी आर्मी रेंजर एफसी पर्सनल के बगैर। ठीक ठीक है। अच्छा, और इसके हवाले से ना उन्होंने कहा कि जी इस बात को हवाला बनाते हुए उन्होंने कहा ये 10 ये पोलिंग होनी थी 10 नेशनल असेंबली और 3 प्रोविंशियल असेंबली सीट्स में, उन्होंने कहा वो अब ये दूसरी डेट्स में होंगी। ठीक है। और अच्छा, अब और उसमें उन्होंने कहा कि जब सिचुएशन इंप्रूव होगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अवेलेबल होगी। लेकिन उन्होंने कहा ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है ना वो एक मतलब एक ड्रामा ही दिखाई देती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो अफेक्टेड हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ पोल से वो जस्टिफाइड इन फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज से अफेक्टेड हैं, डायरेक्ट इन पे असरअंदाज हुई थे ये सारा पोल जिन इलाकों के थे, तो वो क्या है, वो वर जस्टिफाइड इन फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने एक तरीके से अपने अब कल नाराज़गी का इज़हार भी किया कि भाई आपने क्यों ये यहाँ पे कैंसल किया है। अच्छा, अब ये रीज़न इसका ये है कि जो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थी ना, जहाँ पे ये बायपोल होने थे, उन्हें का वो वहाँ पे ज़्यादा वो फ्लड आया नहीं है। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थी वो असरअंदाज भी हुई हैं, तो ईसीपी जो है ना, वो सिर्फ़ उसी केस टू केस बेसिस पे जाके पोस्टपोनमेंट करती है। आप पूरे का पूरा या है ना वो ब्लैंकेट ऑर्डर ना दे देती कि तमाम के तमाम जो हल्के हैं वहाँ पे जो है ना इलेक्शंस नहीं होंगे। और उनसे कहा कि जी ईसीबी भी जानता है कि भई इसकी रीज़निंग बड़ी वीक है, क्योंकि बार-बार उसने कहा कि भई आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, आर्म फोर्स पर्सनल नहीं है, इसलिए जो है ना हमने मुलतवी किया है। लेकिन उन्होंने कहा ये एक अनरीज़नेबल आर्गुमेंट है, ये देखते हुए कि जी बाय इलेक्शंस है ना, उन्होंने कहा कि जी वो 3 राउंड में स्प्लिट हुए हुए थे और वो होने थे 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना था ऑनगोइंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के हवाले से मीनिंगफुल वे में, कि जी आप कहो कि नहीं जी सारे आर्मी पर्सनल जो है ना वो नहीं है, वो फ्लड रिलीफ में लगे हुए हैं, तो इसलिए हमने मुलतवी कर दिया है। ठीक है। और इसमें और हम मज़ीद थोड़ा-सा देख लें तो क्या है वो ये बता रहे हैं कि जी ईसीबी ने अनाउंस किया था बायपोल्स 3 पीए सीट्स में और 1 नेशनल असेंबली सीट में, और उसमें उन्होंने कहा जी अब 9 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे। ठीक है। और ये डेट फॉर बायपोल्स फॉर द रिमेनिंग एनए सीट्स हाउएवर विल बी डिसाइडेड ऑन सितंबर 14, और बाकियों की जो डेट है वो सितंबर 14 को डिसाइड होगी। ठीक है। और ये मतलब बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में जो है ना वो उन्होंने तनकीद कर रहे हैं ईसीपी पे कि भाई आप किस तरीके से एक ही बात कर करके कह रहे हो कि जी सैलाब की वजह से था, आर्मी पर्सनल अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा करना भी था तो आप केस टू केस पे मुलतवी करते, बजाय इसके एक ब्लैंकेट ऑर्डर पे सारा ही इलेक्शन मुलतवी कर देते। ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा ये भी बात जो है ना डिसअपॉइंटिंग है कि अभी भी जो है ना नए स्केड्यूल में कमीशन ने सिर्फ इस उम्मीद का इजहार किया है कि जो नए इंस्टीट्यूशन हैं के जो इंस्टीट्यूशन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो अवेलेबल होंगे पोलिंग डे ड्यूटीज़ पे, ऐसी अनाउंस डेट्स पे। और यहाँ पे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्म फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे एडिटोरियल की, कि उन्होंने कहा जी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो नहीं होने ताबे होना चाहिए कि जी अगर अवेलेबल होंगे आर्म फोर्सेस। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा इन्होंने ईजी वे आउट ली है कि मतलब ये रूटीन चैलेंजेस होते हैं कमीशन के लिए होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ईजी वे आउट लिया है कि भाई चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो चलो जी आगे कर दो। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे होगा क्या, द ईसीपी हैज़ ओनली स्टर्ड कंट्रोवर्सी को एक तनाज़े को जन्म दिया है एंड अलाउड इट्स क्रिटिक टू असेल इट्स इंटेग्रिटी। और फिर जो इसके क्रिटिक्स हैं, उस पर तनकीद करने वाले नाकदीन हैं, उन्होंने है ना बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की है इसकी इंटेग्रिटी को लेके, कि आप क्या ये बहाना बना रहे हो कि भाई आर्मी पर्सनल नहीं है और आपने एक ब्लैंकेट ऑर्डर पे है ना हर जगह ही इलेक्शन मुलतवी कर दी। उन्होंने कहा करना भी था तो सिर्फ आप वहाँ करते जहाँ पे लोग सैलाब से मुतासिर हैं, आप ब्लैंकेट ऑर्डर पे ऐसा नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, तीसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं, ये एशिया कप फाइनल के हवाले से है। उसमें उन्होंने बताया है कि जी पहले एक ड्रेस रिहर्सल के तौर पे था पाकिस्तान श्रीलंका का मैच, और उससे पहले भी अगर हम देखा जाए तो जब हमने इंडिया को शिकस्त दी तो एक कहा जा रहा था कि जी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, पाकिस्तान जीत जाएगा। एक वहाँ पे हमें शिकस्त हुई, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ से हमने नहीं सीखा, और फिर जाके हमें फाइनल में भी शिकस्त हुई। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली बात ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान हारा है वो बड़ा क्या है ट्रबलिंग था, परेशान कर देने वाला था, मायूस कुन था। उन्होंने कहा कि जी टॉस हमेशा क्रूशल रहा है एशिया कप में, और जब बाबर ने है ना टॉस जीत के श्रीलंका को बैटिंग दी तो फिर काफ़ी है ना वो पाकिस्तान का चांस था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। और ख़ासतौर पे उन्होंने कहा जी पेसर्स ने शुरू में पाकिस्तान को कामयाबी भी दिलवाई, लेकिन जो है ना पाकिस्तान को जब 171 का टारगेट मिला तो हमारा जो है ना सेफ्टी फर्स्ट स्ट्रेटजी हमारी थी
जिसकी वजह से रन रेट काफ़ी बढ़ गया और जो सारा प्रेशर पड़ गया मिडिल ऑर्डर में, जो एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता कि वो डिलीवर करे हर दफ़ा। और इस दफ़ा उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ, और उसमें उन्होंने कहा आने वाली इंग्लैंड सीरीज़ एक चांस प्रोवाइड करेगी कि हम एक्सपेरिमेंट करें और ये सारे जो मसाइल हुए उनको इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। लेकिन उनका सकलैन मुश्ताक जो है ना, उन्होंने कहा है कि जी वो कोई प्रॉब्लम नहीं देखते कि टीम की स्ट्रेटजी को लेके, उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि मतलब फिर हम जो है ना बहुत ज़्यादा इंहिसार करेंगे इंग्लैंड में बाबर पे, रिजवान पे और फ़खर जमान में, ताकि वो हमें सॉलिड अलबीट स्लो स्टार्ट दें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इन पर तनकीद हुई थी कि बड़ी स्लो स्टार्ट है। लेकिन सकलैन मुश्ताक ने कहा कि मैं इनकी जो आप कह लें ये स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, उसमें कोई क्या है प्रॉब्लम नहीं देखता। और इसमें बता रहे हैं कि जी एक दफ़ा मोहम्मद नवाज़ की वजह से हम मैच जीते इंडिया के अगेंस्ट, दूसरी दफ़ा नसीम शाह की वजह से जीते अफगानिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने कहा ऐसी जो जीत थी उसने उम्मीद दिला दी थी कि पाकिस्तान जो है ना वो क्या है ट्रॉफी जीत जाएगा, बजाय लेकिन क्या हुआ, श्रीलंका जो है ना वो इसे घर ले जा रहा है ट्रॉफी को, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे था, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को लेकर काफ़ी तनकीद की गई कि भाई जितना स्लो स्टार्ट था और जिस तरह हम स्लो खेल रहे हैं और मिडिल ऑर्डर भी नाकाम हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि जी अब इंग्लैंड में अब हम देखते हैं क्या होगा। और लेकिन जो सकलैन मुश्ताक हैं उन्होंने इस हिकमत अमली को सपोर्ट किया है कि जो मतलब जिस तरीके से ये खेले हैं तो उस चीज़ को एशिया कप इसने सकलैन मुश्ताक ने सपोर्ट किया है, ठीक है। बेसिकली तो आज का एडिटोरियल जो था वो पहले वाला ही एडिटोरियल था मेन हमारे पास, ये डेट स्वैप को लेके। तो इसमें मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी आपसे मजीद एडिटोरियल शेयर किया जाएगा। बाकी अपने मेरी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली ऐसी वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।